नमस्कार साथियों, स्वस्तिक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में बहुत कुछ जान लिया है। वर्णमाला को हमने जान लिया है। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि जो त्रिमुनि परंपरा जो हुई, त्रिमुनि जो हुए माहेश्वरी परंपरा में, उनको हमने जाना। हमने माहेश्वर सूत्रों को जाना, प्रत्याहार बनाने की विधान को हमने समझा और फिर आगे हमने वर्णमाला को भी जान लिया। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, ये सारी चीज़ों को हमने जान लिया। और आज एक और नए टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे, आपसे हम बात करेंगे, जिसका नाम है उच्चारण स्थानानि। साथियों, उच्चारण स्थानम, यहाँ से भी आपके परीक्षा में रीट में आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछता है। कई बार ऐसी पिछली परीक्षाओं के पेपर को यदि आप देखते हैं तो आपको यहाँ से मिलेगा कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो साथियों, आज हम ये उच्चारण स्थानों से संबंधित चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान है क्या। देख लीजिए साथियों, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल्य, और एक और बच जाता है उपध्मानीय। तो इस प्रकार के ये उच्चारण स्थान है साथियों। तो इन्हीं उच्चारण स्थानों को आज हम जानेंगे, समझेंगे। उच्चारण स्थान कहते किसे हैं, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, कोई भी वर्ण जिसे जब हम मुंह से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण में जो अंतिम अवयव, अंतिम वह स्थान जहाँ से वह वर्ण उच्चरित हो रहा है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। मुख से कोई भी वर्ण को जब आप बोलेंगे तो उस वर्ण के बनने में अंतिम ऐसा स्थान जिसका उस वर्ण के बनने में प्रयोग हुआ हो, वही उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। साथियों देखिए, यहाँ पर संस्कृत की लाइनें लिखी हुई है, हम इसी को रट लेंगे एवं समझ लेंगे तो हमें उच्चारण स्थान आ जाएंगे। और यही हमारे परीक्षा में 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछता है। आज का ये टॉपिक से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी हम इसको पढ़ते हैं। मैं जैसे जैसे उच्चारण करवाऊँ, हो सके तो आप भी इसका उच्चारण करना अपने अपने घर से। देखिए, सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं कि अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, ईचु यशानां तालुः। क्या बोला? ईचु यशानां तालुः। ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु लसानां दन्तः, ऋतु लसानां दन्तः। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। यमंगणनानां नासिका च, यमंगणनानां नासिका च। एदैतोः कंठतालु, एदैतोः कंठतालु। औदौतोः कंठोष्ठम्, औदौतोः कंठोष्ठम्। वकारस्य दन्तोष्ठम्, वकारस्य दन्तोष्ठम्। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य। क्या कहता है ये जो लाइन लिखी है यहाँ से लगाकर यहाँ पर्यंत, तो ये क्या कहता है? ये अ से लगाकर ये कंठ हो, यहाँ तक ये जो लाइन लिखी हुई है कि अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, अ से लगा करके अ हो गया। पाणिनि की नजर में जब कभी पाणिनि को बोलना पड़ा क ख ग घ अंग, तो पाणिनि बोलते थे कु। ये मैंने पिछली कक्षा में आपसे चर्चा की थी। तो क हो गया, यानी कि कु का मतलब हो गया कवर्ग। कौन कौन से अक्षर हो गए इसमें? क, ख, ग, घ और ये अंग, क ख ग घ अंग, और ये हकार, ह वर्ण। और विसर्जनीयानाम अर्थात विसर्ग, ये हो गया विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ होगा। यहाँ पर भी लिख रहा है अ, क ख ग घ अंग यानी कि कवर्ग, ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ है। यानी कि आप बोल के देख सकते हैं। आप बोलिए क, बोलिए क, ख, ग, घ। तो इन वर्णों के उच्चारण में आपको महसूस हो रहा होगा कि ये सारे वर्ण कंठ से निकल रहे हैं। आप बोलिए ह, बोलेंगे ह, तो ह भी कंठ से निकल रहा है। बोलिए ख, ख भी कंठ से निकल रहा है।
यानी कि ये अब कंठ से पाणिनि ने नहीं बताया है कि क ख ग घ ये कंठ से निकलता है, नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी निकल रहा था। पाणिनि ने तो मात्र जानकारी दी है और इनको छोटा सा बताया गया है कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, एक लाइन दे दी कि ये वर्ण जो है वो कंठ से उच्चरित होते हैं। बस आगे बढ़ते हैं कि अब तालु से निकलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो ईचु यशानाम तालु बोला गया कि ई यानी कि ई हो गया। अच्छा, छोटा ई और बड़ा ई दोनों हो गया, ठीक है। चू का मतलब क्या हो गया, च छ ज झ यो, ये लिखा हुआ चवर्ग। चवर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, च छ ज झ और ये यो, च छ ज झ यो, च छ ज झ यो पूरे चवर्ग हो गया। और यो यो और यो का उच्चारण स्थान भी वही हो गया, क्या, तालु। और श, आज तक हम इसे शलजम वाला श बोलते थे, गलत बात, वो हिंदी में हो सकता है शलजम वाला श, पर संस्कृत में ये तालव्य श हो गया। कौन सा श, आज के बाद क्या बोलेंगे, तालव्य शकार, क्या हो जाएगा, तालव्य श। तो ए का उच्चारण स्थान च छ ज झ य एवं श का उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों, तालु। तो इचु यशानाम तालु, इसी इतनी सी लाइन को भी आप रट लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। और हो सकता है कि परीक्षा में आपके आ जाए कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको ये लाइन भले नहीं याद आती, लेकिन फिर भी आप उसे बोल के देख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि छ छ छ, तो छ कहाँ से निकल रहा है। छ को बोलने में वो जिह्वा ऊपर जाकर के तालु को छूती है। देखिए आप च बोलिए, च छ ज झ, देखिए वो जीभ तालु को जाके बढ़िया अच्छी चपक के छूती है ना। तो छूने मात्र से पता चल रहा है कि अच्छा ये तालु को छूती है जीभ, इसी वजह से इनका उच्चारण स्थान तालु है। ये क से, ये क ह अ क ख ग घ ङ, ये कंठ से ही निकल रहे हैं, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ है ना। ये कोई रटने वाली बात थोड़ी है, बोल के देख लीजिए परीक्षा में यदि पूछ ले कि च का उच्चारण स्थान क्या है, पूछ ले तो बस कुछ नहीं, आप जाकर के थोड़ा सा धीरे से च ऐसा बोल दीजिएगा, परीक्षक ना सुने ऐसा, बस आपको पता चल जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान तालु है। आगे बढ़ते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टू का मतलब क्या हो गया, ट ठ ड ढ, ट वर्ग क्या हो गया, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। आप ट बोल के देख लीजिए, ट ठ ड़ ढ ण, एकदम जीभ है वो तालु से थोड़ा सा ऊपर एकदम घुमा के किस तरह से वो जीभ वहां पर टंकार करती है, वहां पर एक झटका मारती है मूर्धा के स्थान पर। इसलिए ट के उच्चारण में मूर्धा का उपयोग हो रहा है। जीभ जाके सीधी मूर्धा को जब तक नहीं लगेगी, सही प्रकार से टकार का उच्चारण नहीं होगा, ट नहीं निकलेगा। आप बोल के देख सकते हैं, री ट ठ ड ढ ण र और श का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ये लिखा हुआ डी ट वर्ग र एवं श का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया साथियों। तो आज तक हम बोलते थे इसको षटकोण वाला श, लेकिन आज के बाद हम इसे बोलेंगे मूर्धा वाला श अथवा मूर्धन्य शकार। क्या बोलेंगे, मूर्धन्य शकार। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि दंत, तो ली यानी कि ली वर्ण एक स्वर है, इसको आपने सुना था पहले ही। तू अर्थात त थ द ध न, त थ द ध और ये न, और ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। यहाँ लिख रहा है ली तवर्ग ल एवं स। आज के बाद इस सकार को हम क्या बोलेंगे, दंत्य सकार अथवा दंत्य स। समझ में आ गया, तालव्य शकार हो गया, मूर्धन्य शकार हो गया और दंत्य सकार हो गया। देखिए उच्चारण स्थानों की विशेषता आप यह समझे कि आपके कोर्स में इस टॉपिक को, उच्चारण स्थान, इस टॉपिक को क्यों रखा गया है। जब आप छोटी छोटी कक्षा में पढ़ाएंगे, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाने जाएंगे, और बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये शंकर को वो शंकर बोलते हैं, शंकर को क्या करते हैं, वो शंकर ऐसा बोलते हैं, शंकर। अब आपको उसको ये ठीक करवाना है कि वो बालक है कि गलत ना उच्चारण करे, शंकर को शंकर ही बोले, शंकर ना बोले, भावेश को भावेश ही बोले, भावेश ना बोले। तो वो शकार को सकार बोलता है, तो उसको ये ठीक करवाना है। तो ठीक करवाने के लिए आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हालांकि आप अब तक जो करते आए हैं वो नहीं करना है। अब तक तो आप यही करते थे, कहीं प्राइवेट में पढ़ाते होंगे तो, कि छोटे छोटे बालकों को बुला के थप्पड़ मार देते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आप जान गए कि उच्चारण स्थान क्या है। अब आपको पता चल गया कि अच्छा
ये स का उच्चारण स्थान है वो दंत है, अर्थात बालक अपने जिह्वा को दंत को छुआता है तो स निकलता है ना। और लेकिन यदि आपको ये वाला शकार तालव्य शकार निकलवाना है ये वाला, तो आपको तालव्य शकार का उच्चारण क्या है, तालु है ना। तो वो तालु वाला उच्चारण इसका है और वो बालक सही उच्चारण नहीं करता, तो आप उसे बोल सकते हैं कि बोल बेटा च बोल च, तो च च च च श, ऐसा कई बार उसे च बुलवाएं और जहां से च निकलता है वहीं पर फिर से जिह्वा को छुआ के श निकलवाएं, तो आपका ये तालु वाला श निकल जाएगा, यानी कि आप जो हिंदी में बोलते हैं शलजम वाला श वो निकल जाएगा। फिर वो बालक कभी भी स नहीं बोलेगा। ऐसा 2 4 5 बार अभ्यास करवाएंगे, झापड़ नहीं लगाना छात्रों को। इस तरीके से यदि पढ़ाएंगे व्यवस्थित ढंग से, यदि जो पाणिनि ने, जो हमारे विद्वानों ने जो एक तरीका बताया, जो माध्यम बताया, इस प्रकार यदि हम पढ़ाएंगे तो छात्र भी उसको मनोरंजन के तहत लेंगे और आगे जाकर के संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। पर हमारे मार के पढ़ाने की वजह से ही संस्कृत आज छात्र संस्कृत नहीं पढ़ता। वो बाद में जाकर के साइंस सब्जेक्ट ले लेगा, मैथ ले लेगा, लेकिन कभी संस्कृत नहीं पढ़ेगा। संस्कृत भाषा से उसे इतनी नफरत हो जाती है क्योंकि हमने कभी उसे ध्यान से और बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से कभी पढ़ाया नहीं। तो आज से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बालकों को बढ़िया तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से पहले स्वयं पढ़ के फिर बच्चों को उस तरीके से पढ़ाएं, संस्कृत को इतना सरल तरीके से परोसें कि बालक जीवन में आगे जाकर के भी वो संस्कृत भाषा को ग्रहण करे, संस्कृत से संस्कृति जरूर मिलेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, वो सारा अन्य विषय हैं, हम आगे समझेंगे। आपने समझ लिया दंत सकार को भी समझ लिया, अभी हम समझेंगे ओष्ठ। ओष्ठीय वर्ण कौन कौन से हैं। देखिए ऊ दे दिया, उपू पद्मानिया नाम, ठीक है। ऊ और पू, पू का अर्थ हो गया प वर्ग, प फ ब और म, ठीक है। तो पू के अंदर तो ये 5 वर्ण आ गए, लेकिन अब हो गया उपदमानीय। क्या लिखा, उपदमानीय, यहां लिख देता हूं मैं उपदमानीय। ऊ हो गया, पू के अंदर जो बड़ा ऊ की मात्रा है उसे मैं छोटा कर देता हूं और एक ऊ बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। तो जब छोटा ऊ रहेगा तो पू हो गया। तो पू का मतलब क्या होगा पाणिनि की नजर में, प फ ब भ म, पवर्ग। तो पवर्ग ऊ एवं पवर्ग और उपदमानीय ये रहा। जब मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है, जब कभी प एवं फ से पहले आधा विसर्ग जैसी कोई आकृति दिखे तो यही उपदमानीय है। क्या है, यही उपदमानीय है। अच्छा, ऊ हो गया, पवर्ग हो गया, प फ ब भ म और उपदमानीय, ये जो आधा विसर्ग जैसा जो दिखता है वो, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों, ओष्ठ। आप जानते हैं जब कभी भी आपको प बोलना होगा तो बिना ओष्ठ के प्रयोग किए आप प नहीं बोल सकते। कोई छात्र कहते गुरुजी क का उच्चारण स्थान क्या है, मुंह, ऐसा कहने तो नहीं चलेगा, मुंह। अच्छा, ख का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मुंह। अच्छा, अंग का उच्चारण स्थान भी मुंह, और च का उच्चारण स्थान मुंह, और छ का उच्चारण स्थान भी मुंह, स का उच्चारण स्थान मुंह। ऐसा मुंह मुंह बोल दिया जाए तो नहीं चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि भले ही सारे वर्ण निकलते तो मुंह से भी हैं, मुंह से ही है, लेकिन फिर भी उच्चारण स्थान उसी को मानेंगे जो अंतिम अवयव हो। उस वर्ण के उच्चारण में अंतिम जो सहायक स्थान है उसी को हम उच्चारण स्थान मान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे प, इसी का एक उदाहरण ले लेता हूं कि प फ ब भ म। अब इनको आपको बोलना है और आपके पास में मुंह है, फेफड़े हैं, सांस है, नाक है, जीभ है, दांत है, कंठ है, सब है। तो जोर से सांस भरिए और फिर आपको बिना होठ को हिलाए आपको प बोलना है, बिना होठ को मिलाए आपको प बोलना है। बोल के बता दीजिए, संभव ही नहीं है। आप कितना ही प्रयास कर लें, सांसें भी हैं, फेफड़े भी हैं, कंठ भी हैं, जीभ भी है, तालु है, सब हैं, लेकिन यदि होठ नहीं मिलाएंगे तब तक कभी प वर्ग का उच्चारण आप कर नहीं सकते। देखिए साथियों, इसके बारे में एक कथा है, मैं आपको छोटी सी सुना देता हूँ। ओष्ठीय वर्ण जो है उनके बारे में कि उपपद्मानीयानाम ओष्ठों के बारे में।
हमारे दंडी एक साहित्य के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं दंडी, उन्होंने ग्रंथ लिखा है दशकुमार चरितम। तो दशकुमार चरितम में एक विश्रुत नाम का एक कुमार होता है और वो जंगल में कहीं जाता है, भटक जाता है, रास्ता भूल जाता है, किसी जगह ऐसा जाने का ऐसा उसको एक बार मौका मिला, तो ऐसा ग्रंथ लिखा है दशकुमार चरितम में, ऐसा उसमें वर्णन आता है। तो वो जो व्यक्ति है, कुमार है विश्रुत नाम का, वो जाता है और जाते जाते अचानक उसको कुछ लगता है जिस वजह से उसका एक होठ कट जाता है। तो होठ के कटने के बाद कई पन्नों में वो विश्रुत बोलता है, कई पन्नों तक कथा चलती है, विश्रुत भी बोलता है। लेकिन दंडी ने, उस दंडी की विद्वत्ता देखिएगा, संस्कृत का बड़ा विद्वान, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, दंडी की विद्वत्ता देखिएगा कि जहां जहां भी विश्रुत ने बोला है, कई पन्नों तक कथा आगे चली और विश्रुत ने बोला है, परंतु कहीं पर भी ओष्ठीय वर्णों का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ऊ का, पवर्ग का, उपद मानिए तो वैसे लोक में प्रचार है नहीं, वेदों में ही लिखा बोला जाता है, परंतु फिर भी ऊ का और प फ ब भ म का प्रयोग ही नहीं किया है। तो वो सोचिए वो दंडी कितने विद्वान थे कि उनको मालूम था यदि मैं आज विश्रुत के मुंह से ये ओष्ठीय वर्णों का उच्चारण करवा दूं तो कल को आने वाला कोई भी विद्वान मुझसे पूछ सकता है कि जिस व्यक्ति का होठ नहीं था, होठ कट गया था, वो व्यक्ति प फ ब भ म का उच्चारण कैसे कर सकता है। तो ये विद्वत्ता की बात है, आपको मैं बता रहा था, मोटी मोटी बात ये जाने रही है कि ऊ, प फ ब भ म और उपद मानी का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। अब बिना होठों के आप प नहीं बोल सकते। अब चूंकि ओष्ठ फेफड़े हैं, सांस हैं, जिह्वा हैं, सब हैं, परंतु फिर भी होठों की आवश्यकता के बिना, होठों के प्रयोग के बिना आप प नहीं बोल सकते, फ नहीं बोल सकते। बस इसीलिए प और फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ माना। किसी भी वर्ण के उच्चारण में अंतिम जो सहायक स्थान होगा उसी को हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान मानेंगे। आगे बढ़ते हैं नासिका का। तो यम गण न, इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? नासिका। ये प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है। अच्छा ठीक है, क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो गया? अंग। ठीक है, ये हो गया च छ ज य, ये प फ ब म और ट ठ ड ढ न और त थ द ध न। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका। और नासिका के साथ साथ यहाँ पर च लिखा हो दोस्तों, च अर्थात यमंगण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका तो है ही, पर साथ ही साथ अपने अपने वर्ग के साथ भी है। कैसे? जैसे अकू हमें क वर्ग में क ख ग घ अंग आ रहा था। अच्छा, और यहाँ पर भी अंग है, तो यहाँ तो है ही, नासिका तो है ही, पर कवर्ग में अपने वर्ग के साथ अंग का उच्चारण स्थान कंठ भी है, ये बताना चाह रहा है। ये च है वो ये बताना चाह रहा है। अच्छा, इसी प्रकार यहाँ पर भी इचु ईशानम तालु च छ ज य है ना, तो च वर्ग में य भी है, तो च छ ज य, तो तालु भी है। ठीक है, ये नासिका भी है और तालु, इसी प्रकार पांचों वर्गों का आप मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। एदे तो कंठ तालु, ए एवं ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ एवं तालु दोनों हो गया कि ए और ऐ कंठ एवं तालु दोनों से उच्चरित वर्ण है। ओ एवं ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों ही है। और व का उच्चारण स्थान हो गया दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठों के मिलन से ही व का उच्चारण होता है। और यहाँ पर जिह्वा मूल्य दिया हुआ है, जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य वर्ण कौन सा है? आधा विसर्ग। जब आधा विसर्ग क और ख से पहले हो तो जिह्वा मूल्य, और आधा विसर्ग प और फ से पहले हो तो उपद मानिए। समझिएगा बात को, ये बहुत बड़ी गहरी बात है। तो जिह्वा मूल्य, इनका उच्चारण स्थान इस विसर्ग का क और ख से पहले आधा विसर्ग आए तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? जिह्वा मूल्य। प फ से पहले हो तो उपद मानिए। और अनुस्वार हो जाए कहीं पर तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका, है ना। यानी कि अभी सर्दी के दिन चल रहे हैं, यदि आपको सर्दी हो जाए, नाक बंद हो जाए, तो आप गंगा शब्द का उच्चारण यदि आपको करना है तो सिर्फ गगा सुनाई देगा, गगा गगा, गंगा नहीं सुनाई देगा, क्योंकि नाक बंद हो जाएगी। जब नाक बंद हो जाएगी तो ऊपर का अनुस्वार सुनाई नहीं देता। आपको समझ में आता होगा कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। तो बस पाणिनि ने वही बताया है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, क्योंकि बिना नासिका के अथवा बिना नासिका यदि बंद हो जाए, सर्दी हो जाए, नाक बंद हो जाए, तो आप अनुस्वार का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने उच्चारण स्थानों को पढ़ा, उच्चारण के बारे में कई सारी विविध जानकारियों को हमने लिया। परीक्षा में कहीं से भी सवाल आ सकता है कि जैसे कि रमेश नाम है, तो रमेश का र कहाँ से निकला? तो बस ऋतु रसाणम मूर्धा, र है वो मूर्धा से निकला है। अच्छा, रमेश में म कहाँ से निकला?
तो उपपद्मानीयानाम ओष्ठो, म है प फ ब भ म, पवर्ग का अंतिम अक्षर है म, तो ओष्ठ है। अच्छा नहीं, म का उच्चारण स्थान और भी हो सकता है, प फ ब भ म भी है और नासिका भी है। परीक्षा में आपको पूछ सकता है कि म का उच्चारण स्थान क्या है, और नीचे ऑप्शन में दे दे कि ओष्ठ भी है, नासिका है, 100 में दे देगा ओष्ठ एवं नासिका दोनों, और 2 में किमपि न, तब ओष्ठ एवं नासिका दोनों वाला आपको राइट करना रहेगा। तो इस प्रकार के सारे उच्चारण स्थान हैं, सारी चीजें हैं। आप चाहें तो इनको बढ़िया तरीके से आप रट सकते हैं। फिर से एक बार बोल लीजिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ, यमंगणानां नासिकाच्च, एदैतुः कंठतालु, औदैतुः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य। तो साथियों आपको ये मालूम पड़ गया, आज पता पड़ गया कि कोई भी वर्ण जहाँ जिस अंतिम जिस स्थान से उच्चारित होता है वही उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। और यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको परीक्षा में हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे गलत ना करें। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।